हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारे जो पीवाईक्यू रहेंगे वो हमारे पीजीटी के ही एक पीवाईक्यू हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी पीवाईक्यू की वीडियो बनाई है जिसमें हमने कुछ नेट के क्वेश्चंस भी किए हैं, कुछ टीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, सब हर जो पीवाईक्यू हैं आपके वो सारे मतलब अलग अलग उससे हमने लिए हैं। ठीक है, और ये जो पीवाईक्यू हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आप एग्ज़ाम से पहले जितने भी हमने ये वीडियो बनाए हैं पीवाईक्यू वाले, वो सारी की सारी एक बार आप जल्दी जल्दी मतलब आप देख लेना। ठीक है, मतलब देखो, एक बार आपने इतने सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हो और फिर अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, इस टाइम पे रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो एक बार जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं तो सबसे एक बार आप सेकंड टाइम भी क्या कर लेना, एक बार उनको देख लेना, गो थ्रू हो जाना। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये पीवाईक्यू की हम सीरीज़ हम कर रहे हैं, तो जो लास्ट में जो स्टार्ट वीडियो थी हमारी, जो बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग की जो वीडियो थी, तो बहुत पहले आपने वो सब की थी, तो इसलिए आप एक बार सारे की सारे वीडियो से गो थ्रू होना। ठीक है, ताकि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, ये आपका जो है कल का लास्ट क्वेश्चन था कि विच फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ यूज टू सिक्योर द डेटा। तो आपका इनकैप्सुलेशन था। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बट मे बी अचीव्ड बाय द इनहेरिटेंस फीचर ऑफ ओप्स। ओप्स के फीचर्स की यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो जो आपका इनहेरिटेंस है वो क्या किसको अचीव करता है, वो आपका रीयूजेबिलिटी को अचीव करता है। ठीक है, देखो, रीयूजेबिलिटी क्या होती है, आपने एक कोड लिखा और उस कोड को आप क्या अलग अलग क्लास में क्या कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा जब आपका रीयूज़ का जो कॉन्सेप्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मतलब एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर जो भी आपने कोड लिखा, जो दूसरी क्लास होंगी वो भी क्या करेंगी, उस क्लास को, उस जो कोड को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, मतलब वो क्लास जो है उस क्लास से इनहेरिट है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का फीचर अचीव करने की बात थी, तो रीयूजेबिलिटी यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म्स। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म्स की बात की है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट मे बी अचीव्ड बाय द फंक्शन ओवरलोडिंग। बिल्कुल ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म्स कब यूज़ होते हैं, जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करते हैं, तब हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट आता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और मॉर्फिज्म होते हैं फॉर्म्स, मतलब आप एक ही फंक्शंस को, एक ही ऑपरेटर को क्या कर रहे हो, अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, वो होता है पॉलीमॉर्फिज्म्स। ठीक है, तो उसमें आपके फंक्शन की क्या होती है, ओवरलोडिंग भी होती है, ओवरराइडिंग भी होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है ये आपके पॉलीमॉर्फिज्म से ही आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ यूज्ड फॉर रीयूजेबिलिटी। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो रीयूजेबिलिटी है वो इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स की बात हुई है, डीबीएमएस का क्वेश्चन है। हमने इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बना रखी है एट्रीब्यूट्स की, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, कितने टाइप्स के आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंगल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं, कंपोजिट होते हैं, वीक एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी होती है। तो मतलब जो भी हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है डीबीएमएस की, उसको लेके मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आपके चैनल, वो हमारे चैनल पे ही है। तो आप अगर आपने वो नहीं देखी है तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो, जिसमें मैंने जो डीबीएमएस में जो भी टर्म यूज़ होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पे मैंने कवर की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कंपोजिट को बोला है। कंपोजिट क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, देखो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स को आप ओवल शेप से क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। कोई भी एट्रीब्यूट होगा वो ओवल शेप से रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी। तो जो कंपोजिट होंगे, कंपोजिट कहता है कि जब हम एक एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। ठीक है, मतलब कंपोज कर देते हैं उसको, उसको बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं, जैसे देखो आपका नेम हो गया। ठीक है, नेम को आप कंपोजिट कर सकते हो, फर्दर डिवाइड कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट नेम बना दिया, लास्ट नेम बना दिया, मिडिल नेम बना दिया। तो इस टाइप का एक ऐसा एट्रीब्यूट्स जिसको आप फर्दर क्या कर सको, कंपोजिट कर सको। ठीक है, कंपोज कर सको, वो आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा है, तो देखो डेट,
डेट ऑफ बर्थ है, एज है, ग्रेड है और सिटी है, ठीक है। तो इसमें आपका जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, क्योंकि देखो अगर आप डेट ऑफ बर्थ को कंपोज करोगे तो हम बना सकते हैं कि डे, मंथ और ईयर, इस तरह से हम उसको 3 फील्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपका 1, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट ए डराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो देखो यहाँ पे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स की बात हुई है। अभी मैंने बताया जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग के अंदर ये नीचे एक अंडरस्कोर या फिर अंडरलाइन वाला जो सिंबल आता है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जब हम ओवल को क्या करते हैं, डैशेड मतलब डैश डैश की फॉर्म में हम ओवल बना देते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ओवल मतलब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स बताते हैं, ठीक है। जब आपका कोई भी जो है एट्रीब्यूट्स इस फॉर्म में है, इट मीन्स वो डराइव्ड एट्रीब्यूट्स है, मतलब किसी दूसरे से डराइव हुआ है, ठीक है। जैसे क्या है डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से आप क्या कैलकुलेट, सॉरी एज है, ठीक है, एज है। देखो एज है, एज क्या होगा, डराइव्ड एट्रीब्यूट्स होगा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो उस डेट ऑफ बर्थ से आप एज ड्राइव कर सकते हो, है ना। किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है, ठीक है, तो हम एट प्रेजेंट उसकी क्या एज होगी वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं डराइव्ड एट्रीब्यूट्स की, मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट्स है जिसकी वैल्यू हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट से वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो और जो डराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डैश लाइन ओवल होते हैं, मतलब डैश 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 से होते हैं, ओवल की शेप में डैश डैश से बने होते हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एट्रीब्यूट्स विच इज द पार्ट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज नोन एज डैश एट्रीब्यूट्स। देखो इन्होंने बोला है कैसा एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट है, ठीक है। कैंडिडेट की क्या होती है, जिससे हम क्या करते हैं 1 या मोर कॉलम्स जो कंबाइन होके क्या करते हैं आपके टेबल को या डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपकी कैंडिडेट की होती है। तो जो कैंडिडेट की के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स। वो आपके कौन से होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स। और जो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते वो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट की पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इसमें भी मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया है कि कैंडिडेट की क्या होती है, ठीक है, कैसे आप कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हो। और प्राइम एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स सब मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा 2 प्राइम एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर ए डेटाबेस रिलेशन एम्प्लॉय व्हाट इज़ द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाइड बाय द एम्प्लॉय रिलेशंस, ठीक है। तो देखो हमारी जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास हम जो है फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ और बीस एनएफ, हम ये 4 फॉर्म्स नॉर्मल फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारी जो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म होती है वो आपकी क्या होती है, BCNF, ठीक है। अगर आपकी टेबल BCNF के अंदर है तो वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली थर्ड एनएफ में भी होगी, सेकंड में भी होगी, फर्स्ट में भी होगी, ठीक है। मतलब अगर BCNF में है तो वो थर्ड एनएफ, सेकंड एनएफ, फर्स्ट एनएफ, ठीक है। देखो अगर वो फर्स्ट एनएफ में है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अगर वो फर्स्ट एनएफ में है, इस तरह से हम बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर सेकंड एनएफ में होगी तो फर्स्ट एनएफ में भी होगी, थर्ड एनएफ में जाने से पहले उसको, अगर वो थर्ड एनएफ में है तो सेकंड एनएफ में भी होगी और फर्स्ट एनएफ में भी होगी। और लास्ट वाला सर्कल होता है आपका BCNF, कि अगर आपकी नॉर्मल फॉर्म, अगर आपकी टेबल BCNF में है तो वो आपकी सेकंड एनएफ में भी होगी क्योंकि वो सर्कल उसके अंडर आ रहा है, ठीक है। 2NF में भी होगी और फर्स्ट एनएफ में भी, ये रिलेशनशिप होता है आपकी जो नॉर्मल फॉर्म्स है उनमें, ठीक है। और अगर आप सेकेंड एनएफ निकालते हो, ठीक है, जब आप सेकेंड एनएफ निकाल रहे हो हम हमेशा बॉटम टू टॉप ही क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल्स का BCNF चेक करते हैं कि क्या टेबल BCNF में है। अगर वो BCNF में है तो फिर हमें थर्ड एनएफ, 2NF निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि BCNF में है तो वो ऑब्वियसली आपकी थर्ड एनएफ, सेकेंड एनएफ और फर्स्ट एनएफ सभी नॉर्मल फॉर्म्स को वो क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है। तो हम बॉटम टू टॉप हमेशा क्या निकालते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो है अप्लाई करते हैं अपना, ठीक है। पहले हम BCNF निकालते हैं, अगर वो BCNF में नहीं है फिर हम थर्ड एनएफ के लिए चेक करते हैं। अगर वो थर्ड एनएफ में भी नहीं है तो फिर हम सेकंड एनएफ में चेक करते हैं, और अगर सेकंड एनएफ में भी नहीं है तो फिर वो क्या होगी, फर्स्ट एनएफ में तो वो होगी ही होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इनके बीच में रिलेशनशिप होते हैं सभी नॉर्मल फॉर्म्स के बीच में, ठीक है। तो जब हम सेकंड एनएफ निकालते हैं तो पहले आपकी टेबल फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए, तभी आप सेकंड एनएफ में आओगे। फिर सेकंड एनएफ में है
सॉरी थर्ड एन एफ में जाओगे तो सेकेंड एन एफ वाली प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए उसके अंदर, तभी थर्ड एन एफ वाली चेक करोगे आप। और अगर थर्ड एन एफ वाली में है तो फिर आप BCNF को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो यहाँ पे हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पूछी तो हाईएस्ट आपकी क्या होती है, BCNF होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर। देखो रिलेशनल अलजेब्रा की बात की है, रिलेशनल अलजेब्रा में आपके ज्वाइन, डिफरेंस और इंटरसेक्शंस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो है आपके रिलेशनल में यूज़ नहीं होता, या आपके किस में होता है, SQL वगैरह में आप यूज़ करते हो। रिलेशनल अलजेब्रा का ये ऑपरेटर नहीं है आपका, ठीक है। ज्वाइन, डिफरेंस, इंटरसेक्शंस, डिवीजन, ये सारे आपके किस में आते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स इज यूनरी। देखो यूनरी का मतलब होता है जो सिंगल उस पर काम करता है। यूनरी का मतलब एक सिंगल रो पे वर्क करे या सिंगल कॉलम पे वर्क करे, वो टेबल्स होती है, सॉरी वो ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। तो देखो सिलेक्शंस, नेचुरल जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन, ठीक है। देखो यहाँ पे हम जो आपके नेचुरल जॉइन है, लेफ्ट है, राइट, ये वाले जो जॉइंट्स हैं इसमें हम मल्टीपल रोज को पे ये इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल रोज आपके आउटपुट में आ सकती हैं, ठीक है। बट यूनरी ऑपरेटर क्या कहता है कि सिंगल पे बात हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑपरेटर क्या है, जो कि आपको क्या करता है, एक सिंगल रो रिटर्न करता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया, एक सिलेक्शंस होता है, एक प्रोजेक्शन होता है। सिलेक्शंस की जो आउटपुट आती है हमेशा रो की फॉर्म में आती है, और प्रोजेक्शंस किस पे वर्क करता है, कॉलम पे वर्क करता है। तो जब भी प्रोजेक्शंस की आउटपुट आएगी तो वो कॉलम आपको रिटर्न करके देता है, ठीक है। और सिलेक्शन हमेशा रो रिटर्न करता है। तो सिंगल की बात हुई है यहाँ पे, तो सिंगल रो आपके सिलेक्शन से आपको मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑन एक्चुअल स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा ऑन द डिस्क ब्लॉक। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करवाया कि इन्होंने बोला जब आपकी डिस्क पे कोई डेटा है, ठीक है, तो जब डिस्क पे डेटा है तो डिस्क पे डेटा की स्टोरेज, एक्चुअल में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है, उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहा है, किस उसमें मतलब किस फॉर्मेट में डेटा आपका स्टोर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया, कंसेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा, इनकी इंडिपेंडेंसी, ठीक है। और तो ये मैंने पहले वीडियो में PYQ की ही एक वीडियो होगी उसमें मैंने करवाया है ये। तो यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल स्टोरेज की बात की है तो वो आपका फिजिकल स्कीमा होता है कि आपकी देखो हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क में आपका डेटा कैसे सेव है, कैसे स्टोर है, ठीक है, टेबल की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, बार ग्राफ की फॉर्म में है, टेबल बनी हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा है, मतलब किस कैसे फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो स्टोर है, ट्री की फॉर्म में है, कैसे है, ठीक है। तो वो आपका बताता है फिजिकल स्कीमा। कंसेप्चुअल स्कीमा क्या बताता है कि क्या डेटा स्टोर है, ठीक है, आपका जो डेटा स्टोर है वो क्या डेटा है और डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और एक्सटर्नल स्कीमा होता है कि आपका जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूज़र को क्या दिख रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल व्यू यूज़र व्यू होता है, मतलब यूज़र क्या क्या देख पा रहा है, यूज़र को क्या दिख रहा है, ठीक है। तो वो सब आपका क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक्चुअल स्टोरेज की बात की तो आपका फिजिकल स्कीमा होगा। एक वीडियो में मैंने डेटा जो आपके स्कीमा इंडिपेंडेंसी की बात थी वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर की थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। देखो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या है, कहता है, तो ये हमेशा एंटिटी की क्या देखता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। देखो इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है, जो हर एक मतलब एट्रीब्यूट्स पे जो लगती हैं आपकी, ठीक है, क्या कंडीशंस होगी, जब भी कोई एट्रीब्यूट्स में आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, तो वहाँ पे किस कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसके बेस पे आपके एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यू जाती है, ठीक है, वही आपका इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एंटिटी इंटीग्रिटी बोला है तो मतलब किसी एक एंटिटी की बात की, और एंटिटी यहाँ पे कौन सी होती है, प्राइमरी की बात हुई है, मतलब, ठीक है। तो प्राइमरी की के ऊपर जो कौन सी कंडीशंस या कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसकी यहाँ पे बात की है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, बिल्कुल ठीक बात है। एंटिटी इंटीग्रिटी यही कहता है कि प्राइमरी की पे क्या कंडीशन होगी कि उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी, प्राइमरी की में कोई ना कोई वैल्यू होगी। और वो दूसरा दो पॉइंट होते हैं इसमें, एक तो होता है कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी, दूसरा क्या होता है यूनिक वैल्यू होगी, रिपीटेशन वहाँ पे नहीं होगा। प्राइमरी की में कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा वैल्यू का, हर एक वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी, क्योंकि जो प्राइमरी की है उससे हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो हमारी टेबल है या रो है जितनी भी हमारी, वो सारी की सारी हम आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक है। तो इसलिए दो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं प्राइमरी की के ऊपर, क्या
एक तो वो कभी भी नल नहीं हो सकती, दूसरा क्या होगी, वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, इट शुड बी यूनिक एंड डज नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू। तो यहाँ पे आपका आंसर यही है, प्राइमरी की के कॉन्स्टेंट्स को ही हम एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट होता है। एक आपका डोमेन इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट होता है। डोमेन क्या बताता है कि जो एक एट्रीब्यूट्स है, उस एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यूज आएंगी उनका क्या डोमेन होगा। ठीक है, देखो अगर आपका सपोज करो आप रोल नंबर लिख रहे हो, ठीक है, या नेम लिख रहे हो, किसी का आप नेम लिख रहे हो, तो नेम का डोमेन क्या होगा कि वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक होंगे, नेम हमेशा अल्फ़ाबेटिक होते हैं, तो वो एक डोमेन है कि अगर नेम एट्रीब्यूट्स है तो उसका डोमेन क्या होगा कि भाई जो सारे के सारे जो नेम्स होंगे वो अल्फ़ाबेटिक होंगे। ठीक है, अगर आप कोई एज है, ठीक है, एज का डोमेन क्या होगा कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी एज की। ठीक है, कभी भी नेगेटिव में एज नहीं आएगी। तो इस टाइप से मतलब हर एक एट्रीब्यूट्स के लिए कुछ डोमेन स्पेसिफाई किए गए हैं, और कि मतलब जो वैल्यू होंगी वो उस डोमेन के अंदर होनी चाहिए, डोमेन से बाहर नहीं होनी चाहिए। वो आपका डोमेन इंटीग्रिटी, एक आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है, जो आपके फॉरेन की का जो कंसेप्ट है उस पर इम्प्लीमेंट होता है आपका। ठीक है, कि फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच में क्या रिलेशंस होता है, और जब दो टेबल्स आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं फॉरेन की का कंसेप्ट। ठीक है, फॉरेन की हेल्प से ही आपकी दो टेबल जो होती हैं आपस में कनेक्ट होती हैं। तो जब फॉरेन की का कंसेप्ट आता है तो वहाँ पे क्या कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होंगी कि जो आपकी एक्चुअल टेबल है उस पर क्या कंडीशंस हैं, उसमें क्या इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और जिस एक ऐसी टेबल्स जिसमें फॉरेन की है उसके क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 टाइप्स के इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट होते हैं, एक एंटिटी, एक डोमेन और एक रेफरेंसेस। ठीक है, एंटिटी वाला प्राइमरी की से रिलेटेड होता है कि प्राइमरी की कंडीशंस क्या है, डोमेन वाला जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके डोमेन स्पेसिफाई करता है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे सिंपल पूछा था कि एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट कौन सा है, तो वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। ठीक है, फॉरेन की नल हो भी सकती है, ऐसा नहीं है ना हो, तो ये नहीं होगा। प्राइम एट्रीब्यूट्स का कोई रोल नहीं है, नॉन प्राइम्स का भी रोल नहीं, मतलब प्राइमरी की का यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द रिलेशन स्कीमा। एक स्कीमा गिवन है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। देखो पहली क्या है कि ए गोज़ टू बी सी, ये फंक्शनल डिपेंडेंस, मतलब ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, मतलब जो बी और सी हैं वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पे, ए पे। मतलब ए की अगर आपको वैल्यू है, आपके पास ए एट्रीब्यूट्स है, उसकी जो वैल्यू आपके पास है, ए की हेल्प से आप अदर दूसरे जो एट्रीब्यूट्स हैं बी और सी, उसको भी क्या निकाल सकते हो, उनकी वैल्यू को भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे ए जो है, बी और सी जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है ए पे, सी गोज़ टू ए, सी से आप ए मिल सकता है आपको, और बी गोज़ टू सी डी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। यहाँ से यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कैंडिडेट की ऑफ आर, कैंडिडेट की कौन सी होगी। देखो सबसे पहले हम कैंडिडेट की जब हम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड में कौन सा एट्रीब्यूट्स ऐसा है जो नहीं है। आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी, तो देखो राइट हैंड साइड में आपका बी भी है, सी भी है, ए भी है और डी भी है, मतलब चारों के चारों एट्रीब्यूट्स आपके राइट साइड में है। ठीक है, तो पहला कंडीशन चेक करते हैं कि राइट साइड में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो चारों हैं, तो आप किसी भी एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे उठा सकते हो। तो हम ए से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, ए को मान लेते हैं कि ये आपकी कैंडिडेट की है, हो सकती है ए आपकी, तो हम क्या निकालते हैं उसके लिए, फिर ए का क्लोजर निकालते हैं। ठीक है, तो ए का क्लोजर क्या निकालते हैं, क्लोजर क्या होता है, क्लोजर होता है कि अगर आपको देखना है कि आप ए से कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो है आप एक्सेस कर सकते हो, वो होता है आपका क्लोजर। ठीक है, और वो कहाँ से दिखता है, वो आपकी डिपेंडेंसी से पता चलेगा। ठीक है, कि आप ए से और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से फंक्शनल डिपेंडेंसी से पता चलेगा। तो हम यहाँ पे राइट साइड में हमारे सारे एलिमेंट्स हैं, तो हमने ए से स्टार्ट कर लिया। सपोज करो यहाँ पे ए नहीं होता, तो फिर हम सपोज करो यहाँ पे बी नहीं होता राइट साइड में, तो फिर हम क्या करते, जो राइट साइड में एलिमेंट नहीं है हम उसको लेते। ठीक है, तो फिर हम पहले बी से निकाल के उसका क्लोजर निकाल दे। ठीक है, अगर बी से हमारे सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या है, वो आपकी कैंडिडेट की हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है ए टू बी सी टू ए और बी टू सी डी, यही है। तो हमने यहाँ पे देखा राइट हैंड में सारे हैं, तो हमने ए से स्टार्ट कर लिया, तो पहले हम ए का क्लोजर निकालेंगे। ठीक है, ए से क्लोजर निकालेंगे। अब ए से क्लोजर कैसे निकलता है कि अब आप देखो ए से आप कौन कौन से एलिमेंट्स ड्राइव कर सकते हो। तो देखो ए से तो आपका ए की वैल्यू तो आपके पास होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो ए से आपको
बी सी भी आप निकाल सकते हो, बी सी पे जा रहे हो तो बी और सी भी हो गया, ठीक है। अब देखो सी से आपका ए आता, ए ऑलरेडी है, और बी से आपको सी और डी भी मिल रहा है, तो मतलब सी भी मिल रहा है और डी भी मिल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ए से आपके ए बी सी डी चारों एट्रीब्यूट्स आप एक्सेस कर पा रहे हो ए से, ए की हेल्प से। अगर क्योंकि अगर आपके पास ए एट्रीब्यूट है तो ए से आप बी और सी मिल जाएगा, और बी मिल गया तो बी से आप सी और डी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, कैंडिडेट की हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो आपके चारों एट्रीब्यूट्स आ गए, अगर सपोज करो ए से एट्रीब्यूट्स नहीं आते, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स एक्सेस नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करते, ए के साथ दूसरा कोई और एट्रीब्यूट ऐड कर लेते, ए के साथ बी ऐड करके फिर निकालते इसका क्लोजर, ए के साथ सी को ऐड करके इसका क्लोजर निकालते। इस तरह से हम मतलब कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपकी सिंपल जो कैंडिडेट की होगी वो क्या होगी, ए होगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगी, ठीक है। सपोज करो यहाँ से आपको ये नहीं मिलता, यहाँ पे अगर ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी बी गोज टू सी है, तो देखो ए का जब आप क्लोजर निकालोगे तो ए से बी सी मिला और बी से सी और ये मिला, मतलब डी नहीं मिला। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे ए के साथ क्या निकालेंगे, ए के साथ कोई दूसरा और एट्रीब्यूट है उसको ऐड करके देखेंगे क्या ए बी से निकल रहा है। देखो ए और बी को दोनों को कंबाइन करने से क्या आपको डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर ए के साथ सी को कंबाइन करके देखेंगे कि चारों एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ भी नहीं मिल रहे। फिर आप डी से भी देखोगे तो फिर डी से आपको डी भी मिल जाएगा, तो इट मीन्स ये आपकी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब सिंपल क्या होता है, पहले आप राइट हैंड साइड में देखते हो कौन सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो उससे आप क्लोजर निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर राइट हैंड साइड में सारे हैं तो आप कोई भी एट्रीब्यूट्स उठा लो, उससे आप क्या निकालो, क्लोजर निकाल के देख लो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से हम कैंडिडेट की निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द, एक सेकेंड कौन सा था, हाँ, विच विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई। देखो ईडीआई क्या होता है, ये ई कॉमर्स का क्वेश्चन है। देखो ईडीआई होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स इज फॉल्स। अच्छा, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के रिस्पेक्ट में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट है, ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन नॉट हैव एट्रीब्यूट्स। ऑल एचटीएमएल एलिमेंट्स कैन नॉट हैव एट्रीब्यूट्स। इसने कहा सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं एट्रीब्यूट एचटीएमएल में, वो एट्रीब्यूट्स नहीं होते उनके पास। तो ऐसा तो नहीं होता, एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स तो होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे फॉल्स से पूछा था, तो आंसर तो आपका यही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। हम आगे भी देख लेते हैं। जो स्टेटमेंट बी है वो है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। बिल्कुल ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। किसी न किसी टैग के अंदर ही आपके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर उस एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में जो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लिखते हैं। जैसे इमेज है, इमेज क्या है, एलिमेंट्स। अब इमेज के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका सोर्स, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, ये सब क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। तो हमेशा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किसी टैग से ही, टैग के अंदर ही स्टार्ट होते हैं। डी है, एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक। हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं एट्रीब्यूट्स, पहले उस एट्रीब्यूट का नेम लिखोगे, फिर कोई ना कोई उसकी वैल्यू लिखोगे। देखो जैसे आप इमेज टैग स्टार्ट करते हो, आपने इमेज टैग स्टार्ट किया, सॉरी IMG लगाया, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं SRC। तो SRC क्या है, एट्रीब्यूट है। फिर उसकी वैल्यू डालते हैं, उसका लिंक देते हैं। हाइट, हाइट भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है, फिर उसकी हाइट बताते हैं। विड्थ, विड्थ भी क्या है, एक एट्रीब्यूट से उसकी विड्थ बताते हैं। तो हमेशा पहले एट्रीब्यूट्स का नेम लिखते हैं, फिर उसकी वैल्यू लिखते हैं, और एट्रीब्यूट्स हमेशा किसी न किसी टैग के अंदर ही स्टार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज। इमेज टैग के लिए कौन सा होता है, इमेज ही होता है। फर्स्ट ऑप्शन होगा IMG टैग होता है, पूरा इमेज नहीं लिखा जाता, IMG लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IMG टैग इज नॉट करेक्ट। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है। फर्स्ट बोला जो दिस टैग मे कंटेन विड्थ एट्रीब्यूट्स, बिल्कुल ठीक है, विड्थ एट्रीब्यूट्स भी हम यूज़ करते हैं इमेज टैग में, हाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। मे कंटेन दोनों भी ले सकते हैं, हम किसी भी इमेज की विड्थ बता सकते हैं, सिर्फ ओनली हम हाइट भी बता सकते हैं, दोनों भी बता सकते हैं, विड्थ और हाइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ है, दिस कैन नॉट कंटेन आइदर विड्थ एट्रीब्यूट एंड हाइट। इसने कहा ना तो विड्थ रखता ना हाइट रखता, ऐसा नहीं होता। इमेज दोगे तो एटलीस्ट उसकी हाइट या विड्थ तो आपको बतानी ही पड़ती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका क्या फॉल्स है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिजनेस कंप्यूटिंग इज ट्रू। ओके, फर्स्ट है एस्टिमल स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड द स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। बिल्कुल ठीक है। जो एस्टिमल के स्टाइल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर आप क्या करते हो, किसी भी एलिमेंट्स में कोई भी स्टाइल ऐड करते हो, उसका कलर चेंज करना, उसका फॉन्ट, साइज़, इस टाइप्स के हम जो हैं चेंजेस होते हैं वो सब हम ऐड करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, ठीक है। सेकेंड है एस्टिमल कलर्स आर स्पेसिफाइड विद अ प्री डिफाइंड कलर नेम विद RGB, हेक्सा, HSL, RGBA, HSLA। हाँ बिल्कुल ठीक है ये भी। तो जो भी कलर्स होते हैं वो सारे के सारे इन वैल्यूज़ के साथ होते हैं। RGB वैल्यू होती है, हेक्सा वैल्यू होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या ट्रू है। तो बोथ A एंड B आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जावास्क्रिप्ट इज ट्रू। जावास्क्रिप्ट के रिस्पेक्ट में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट्स बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स। ओके, हाँ ये ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आप सिंगल कोट्स लगाओ, डबल कोट्स लगाओ, दोनों ही वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो ट्रू ही शायद पूछा था, हाँ ट्रू ही पूछा था क्वेश्चन में भी। तो आपका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने कहा ओनली सिंगल कोट्स, ओनली डबल कोट्स, और ना सिंगल ना डबल। तो ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में आप सिंगल कोट्स में लिखो, डबल कोट्स में लिखो, दोनों ही वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन डैश। तो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .js होती है। ठीक है, .js। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जावास्क्रिप्ट इज फॉल्स। जावास्क्रिप्ट के रिस्पेक्ट में फॉल्स पूछा है यहाँ पे। फर्स्ट है जावास्क्रिप्ट कैन नॉट चेंज HTML स्टाइल शीट्स। जावास्क्रिप्ट कैन नॉट चेंज HTML स्टाइल शीट्स, ऐसा नहीं होता। आप जावास्क्रिप्ट से जो है HTML का जो भी आपकी CSS बनी हुई है उसमें भी आप चेंज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो यही स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्या फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि देखो CSS में क्या होता है, कास्केड स्टाइल शीट होती है। आप क्या करते हो, या तो आप HTML में स्टाइल लगाते हो। HTML में अगर क्या है, आप हर एक एलिमेंट्स के साथ स्टाइल को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। ठीक है, कि ये एलिमेंट्स है इसका ये स्टाइल होगा, ठीक है, ये एलिमेंट्स इसका ये स्टाइल होगा, वो आप HTML में भी कर सकते हो। लेकिन CSS क्या कहता है कि आप अपने अलग से स्टाइल की एक शीट अलग से बना लो, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से स्टाइल यूज़ करने, उसके आप अलग से एक शीट बना लो, और फिर आप उस शीट को क्या कर दो, अटैच कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। उससे क्या होगा, जो आपके स्टाइल शीट में लिखे हुए हैं, जिस एलिमेंट्स पे जो स्टाइल आप बनाना चाहते हो वो सारे एक साथ लिख लो। ठीक है, देखो एक डॉक्यूमेंट बनाओगे उसमें मल्टीपल पेज होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही पेज हो, बहुत सारे पेज होते हैं। और आप क्या चाहते हो कि भाई इस टाइप के जो आपके टाइटल्स वगैरह हैं उनमें ये वाला स्टाइल यूज होए, ठीक है, हेडिंग्स वगैरह में ये वाला स्टाइल यूज होए। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से सीट बना लेते हैं स्टाइल की। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उसमें सारे स्टाइल जो आपको फॉलो करने हैं या आपको इम्प्लीमेंट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट में वो वहाँ पे लिखे, और फिर उस शीट को आप अपने डॉक्यूमेंट से क्या करते हो, अटैच कर देते हो। उसको बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो हम CSS के थ्रू भी क्या करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स को स्टाइल देते हैं। तो इन्होंने कहा जावास्क्रिप्ट जो है, जो आपने CSS में बना दी वो आप चेंज नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम CSS के जो स्टाइल्स हैं उनमें भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरा क्या है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, एलिमेंट्स को हाइड कर सकते हो, और HTML को शो कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है भाई, सारे हम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम HTML डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, और साथ में उसके स्टाइल भी हम उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स इज क्रिएटेड बाय द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो यहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मल्टीमीडिया का टूल्स होता है वो आपका होता है, ये आपको बस सिर्फ याद रखने हैं, ये आपके होते हैं हाइपर कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट इज ए डैश मल्टीमीडिया। और पावर पॉइंट आपका कैसा टूल्स है, ये आपका है कार्ड बेस्ड। ठीक है, पावर पॉइंट आपका क्या कार्ड बेस्ड है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो टूल्स होते हैं वो आपका हाइपर कार्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोनों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन JPEG इमेज फॉर्मेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG की फुल फॉर्म, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, MPEG, JPEG, ठीक है, PNG,
या फिर इस टाइप के जो फॉर्मेट होते हैं ना इमेज फॉर्मेट, इनकी हमेशा फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे जेपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कलर्स आर स्पॉटेड बाय द GIF टैग। GIF इमेज, ये मैंने कल भी बताया था, जो GIF इमेज होते हैं इसमें आपके RGB को फॉलो करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू को, और इसमें क्या होता है हर एक के लिए 8 बिट होती है, ठीक है। तो हर एक के लिए 8 बिट होता है, तो 2 रेज टू पावर 8। रेड के लिए भी 2 रेज टू पावर 8 पिक्सल्स होंगे, ग्रीन के लिए भी इतने होंगे, इसके लिए भी इतने होंगे, ठीक है। तो GIF इमेज रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन की भी हो सकती है, ब्लू की भी हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे 256 टोटल आपके कलर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी GIF का फॉर्मेट होता है उसमें आपका 8 बिट इमेज कलर जो होते हैं 8 बिट में स्टोर होते हैं। इमेज कलर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 8 बिट में स्टोर होती है। तो 8 बिट स्टोर का मतलब 2 रेज टू पावर 8, मतलब 256 टोटल कलर्स वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर इमेज फॉर्मेट। देखो वेक्टर इमेज फॉर्मेट कौन सा है, तो यहाँ पे देखो GIF, PNG और TIFF, ये आपके क्या है, रास्टर इमेज है। ये कौन से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, रास्टर को, ठीक है। और जो आपका EPS है, ठीक है, इनक्रिप्टेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ये आपकी क्या होती है, ये वेक्टर इमेज होती है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, जो रास्टर इमेज होती है वो पिक्सल्स की हेल्प से बनती है, मतलब कोई भी इमेज बनेगी वो पिक्सल की फॉर्म में बनेगी रास्टर में, ठीक है। लेकिन वेक्टर इमेज कौन सी होती है कि कोई भी जब इमेज बनाई जाती है तो उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला, मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला यूज़ करके आपकी इमेज बनती है, वो आपकी वेक्टर इमेज होती है, ठीक है। तो GIF, PNG और TIFF ये जो आपकी हैं ये आपकी रास्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, और EPS जो आपकी वेक्टर इमेज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द GIF फॉर्मेट। तो देखो GIF फॉर्मेट की बात की है इसने, तो फर्स्ट करेक्ट पूछा है इसने। तो GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, करेक्ट ही पूछा है। इट सपोर्ट्स ओनली 8 कलर्स, अभी हमने पढ़ा 256 कलर्स को फॉलो करते हैं GIF, ठीक है। 8 बिट में कोई भी अगर आपकी इमेज में आपको कोई भी कलर देना है तो वो आपकी 8 बिट से आपके कलर की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है। तो 8 बिट से एक कलर की इन्फॉर्मेशन होती है, 2 रेज टू पावर 8, मतलब टोटल 256 कलर्स वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बोला 8 कलर्स फॉलो कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी देखा GIF आपकी रास्टर इमेज है तो वेक्टर ग्राफ इमेज भी नहीं है। इट यूज लॉसी कंप्रेशन टेक्निक, नहीं ये लॉसी नहीं होता, ठीक है। ये इसको इस टेक्निक्स को फॉलो नहीं करती, कंप्रेशन के लिए लॉसी कंप्रेशन टेक्निक्स को फॉलो ये नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट EPS इमेज फॉर्मेट। EPS की बात की है, अभी हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेटेड मैंने बोला इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। EPS क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। और सेकंड है, इट इज़ यूज फॉर रास्टर इमेज, अभी हमने पढ़ा ये वेक्टर इमेज होती है, ये रास्टर इमेज नहीं होती, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ मल्टीमीडिया के क्वेश्चंस किए, कुछ HTMLs के किए, और DBMS के भी हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए। तो ठीक है, फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ। और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, जब आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक भी इसको कर दिया करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके जो है कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फिर लाइक करने में क्या जाता है, ठीक है। तो लाइक भी कर दिया करो। और बस आपका 2 दिन ही रहते हैं बीच में, आज 9 सितंबर है, 10th 11th 12th को तो आपका एग्ज़ाम है ही। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, जितना रिवीजन हो सकता है आप रिवीजन करो। तो लास्ट टाइम पे आप जितना रिवीजन हो उसके उतना रिवाइज करो। जो भी PYQ की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, तो जितने भी आप
PYQ इस टाइम पे लगाओगे, ठीक है। रिवाइज़ करो PYQ, अगर आपने एक बार सारे कर लिए हैं, साथ साथ आप कर रहे हो तो उनको रिवाइज़ करो। मतलब ये है कि जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करो आप, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।